तो 480/x और 480/x-8। अब इसमें ये देखना है कि ये सामान्य चाल से चल रहा था और ये जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होने के बाद। तो जो चाल ये कम हो गई, अगर ये चाल कम हो गई तो इसका मतलब ये जो पूरा समय है ये समय ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। हाँ, 3 घंटे अधिक समय लग रहा है ना। वही करें कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर चाल कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा। कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 3 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो दूरी तय करने में ये 5 घंटे का समय ले रहा था, वही दूरी तय करने में ये कितने घंटे का समय ले रहा है? 8 घंटे का समय ले रहा है। कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे जो लिखे इसको समझिए। ये सामान्य चाल से चल रहा था, तब इसको कितने घंटे का टाइम लग रहा है? 5 घंटे का मान रहे हैं। फिर ये चाल कम हो गई तो कितना घंटे लग रहा है? 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। 3 घंटे ज़्यादा। अब हमको समीकरण बनाना है, तो समीकरण बनेगा कैसे? अगर इसमें से हम 3 घटा देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। कहने का मतलब यह है कि यहाँ हम 3 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो 3 घंटे समय ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों सर इसमें माइनस कर दिए हैं? हम समीकरण को बराबर कर रहे हैं, इस वजह से इसको माइनस किया गया, ताकि LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। इस वजह से यहाँ -3 किया गया है। अब हम पक्षांतर कर लेंगे और इसको आसानी से हल कर लेंगे। यहीं तक मेन रहता है क्वेश्चन का। प्रश्नानुसार के बाद आप आसानी से प्रश्न को हल कर लेते हैं। -3 हो जाएगा। LCM ले लेंगे इसका हम। 480 कॉमन कर लेंगे, उसके बाद फिर हो जाएगा 1/x - 1/x-8 इक्वल कितना हो जाएगा? -3। ऊपर वाला पूरा मिटा देते हैं इसको। देखते रहिए, आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अभी केवल आपको केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना है, हल नहीं करना है। तो हो जाएगा 480 x-8 का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा x-8, x का 1 में गुणा होगा तो हो जाएगा -x/x इंटू x-8। ये LCM लेके हल किया जा रहा है। क्या लिया गया है? LCM। आसान तरीका होता है, अगर 2 पद है तो LCM लेने का, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, और ये आसानी से आप लासा लेके, LCM मतलब लासा होता है। x इंटू x-8 हो गया। x-8 का 1 में गुणा हुआ तो x-8 आ गया, x का 1 में गुणा हुआ तो x आ गया। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 480 गुणे -8 बचा। यहाँ x का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x² - 8x इक्वल कितना हो गया? -3। गुणा कर देंगे 8 ये इतना हो जाएगा -x² - 8x इक्वल -3। ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे, समझ में आ रहा होगा। बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं इस वजह से कि समझ में आ जाए। 3 से इसको काट भी सकते हैं, मतलब ये हो गया 3840 बटे x² - 8x इक्वल 3। 3 से इसको काट भी सकते हैं, 3 का नम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 से 6 घट जाएगा 24, 3 8 24। ये हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, x² - 8x इक्वल हो जाएगा 1280। पक्षांतर कर लेंगे, x² - 8 1280 इक्वल कितना हो गया? 0। इसे हम द्विघात समीकरण में बदल लिए। पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्या क्वेश्चन कह रहा था कि एक रेलगाड़ी है, सामान्य चाल से चल रही है। चाल कितनी थी ये हमको नहीं पता था। हम चाल मान लिए कि माना उसकी सामान्य चाल कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल थी। इस चाल से वो चल रही थी। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि उसने अपनी चाल को कम कर दिया। कितना कम किया? 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया। x से चल रही थी, x - 8 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। फिर उसको जितना भी पहले समय लग रहा था उस समय से 3 घंटे समय ज़्यादा लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चाल को क्या किया? कम कर दिया। तो समय निकालने के लिए सूत्र लगा दिए, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये हो गया, ठीक है ना। ये वाला समय ज़्यादा था, इस वजह से इसमें से घटा दिए।
हम कह रहे ज़्यादा था इसलिए घटा दिए, क्यों? क्योंकि समीकरण को क्या करना था, बराबर करना था। अब दोनों समीकरण आपस में LHS RHS बराबर हो गए, उसको हल कर लिए और ax² + bx + c = 0 के रूप में हम चेंज कर दिए। तो ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म हो गई। अब जो है अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे। द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे ज्ञात किया जाए गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से अगला टॉपिक गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। द्विघात समीकरणों को हल करना या फिर मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने की 3 विधियां हम सबसे पहले वाले वीडियो में ही बता दिए थे। कौन कौन सी 3 विधियां थी? सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी कौन सी विधि है पूर्ण वर्ग विधि, और फिर तीसरी कौन सी विधि है श्रीधराचार्य विधि। तो अगर कोई विधि नहीं काम करती है तब हम सबसे लास्ट वाली श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं। अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा कैसे द्विघात समीकरणों को हल किया जाता है। बड़ी ही पुरानी विधि है, 9th से इसको आप पढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे आसान विधि यही मानी जाती है और इसको हल करेंगे। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण के क्या होते हैं, मूल होते हैं। मूल होते क्या हैं? चर राशि के वे मान जिनके लिए LHS और RHS बराबर हो जाए, अर्थात आपका दिया गया द्विघात समीकरण सत्य सिद्ध हो जाए, उसे ही हम द्विघात समीकरण के मूल कहते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं इसमें कि गुणनखंड विधि से कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है। अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके पास बुक होगी, यहाँ पे बुक नहीं है तो हम यहाँ से देख रहे हैं। हाँ, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों को हल करना, एक्सरसाइज 4.2 पे चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। x² - 3x - 10 इक्वल द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना। x² - 3x - 10 इक्वल 0 ये है, गुणनखंड विधि से हल करना है। अच्छा देखिए इसमें लिखा गया है कि गुणनखंड विधि से हल करना है, तो गुणनखंड से हल करेंगे। लिखा है पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, तो पूर्ण वर्ग विधि से। फिर लिखा है सूत्र द्वारा हल कीजिए, तो फिर सूत्र द्वारा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो आपको सबसे अच्छी विधि लगे, जिसमें आप निपुण हो, उस विधि से आप हल कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 10 का ऐसा गुणनखंड करना है, 10 का कि घटाने के बाद। कैसे घटाने के बाद? क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह लगा है, ऋण का। अगर यहाँ ऋण का चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ये संख्या कैसे आएगी, घटाने पर ही आएगी। 10 का गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 5 दूना 10। इसका ऐसा जोड़ा बनाइए कि घटाने के बाद कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 5 ऋण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, और 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब x² - 5 - 2 × x - 10 इक्वल 0 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखिएगा कि कोई भी चीज़ घटाने के बाद 4 से 1 घटा देंगे तब भी 3 आ जाएगा, 5 से 2 घटा रहे हैं तब तो 3 आ ही रहा, 6 से 3 घटा देंगे तब भी 3 आएगा। ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने के बाद 10 भी आना चाहिए। x² - 5x + 2x - 10 इक्वल 0 हो जाएगा। x इसमें से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 5 + 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x - 5 इक्वल कितना हो गया, 0। x - 5 दोनों जगह से कॉमन कर लिए तो बचा x + 2 इक्वल 0। यदि x - 5 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि x + 2 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से हम द्विघात समीकरण को
आसानी से हल कर सकते हैं। किस विधि से हल कर सकते हैं? गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। और प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन और हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे बड़ा आसान था, हम 10 को देख लिए, फिर 10 का ऐसा गुणनखंड किए कि घटाने के बाद 3 आ जाए, ये तो ठीक था। इसके आगे वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग है। 9th क्लास में आप बार बार मैं कर रहा हूँ, 9th क्लास में आपको सबसे आसान विधि गुणनखंड विधि ही लगती थी, और वही विधि है 2x² + x - 6 = 0। अब आप कहेंगे कि सर उसमें भी ऐसे हुआ था कि 10 का कर लिए थे, तो यहाँ भी 6 का कर लेते हैं। नहीं, पहले यहाँ देखो x² के आगे क्या है? 2 है, तो 6 का गुणा किस में करेंगे? 2 में करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, नहीं तो 6 का ही फैक्टर करके यहाँ हल कर लो, गलत हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 से 2 घट जाएगा, एक तो एकदम से गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, वहाँ x² अकेले था पहले वाले क्वेश्चन में, जो इसके पहले बताया गया उसमें x² अकेले था, लेकिन यहाँ x² के आगे क्या है? 2 है, तो 6 का गुणा किस में करेंगे? 2 में। 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो गया? 12। अब 12 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने के बाद कितना है? 1 यहाँ है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड क्या होगा? 4 तिहाई 12, और 4 से 3 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अच्छा, हमें ये पता है कि कुछ बच्चों को इस तरह के गुणनखंड हल करने में महारत हासिल है, मतलब वो गलत नहीं करते हैं, लेकिन सभी बच्चों को समझाना है, जिनकी समझ में आ रहा है वो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएं और आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको अपने मन से हल करें। जरूरी किसी पे अटके रहें, इसी को देखते रहें। और जिनकी समझ में नहीं आया है, जिनको गुणनखंड करना नहीं आता है, वो ध्यान से देखें। यहाँ 1 लिखा नहीं था, 1 रहता है, तो 6 का गुणा 2 में किए, 6 दूनी 12, 12 का गुणनखंड 12 आया। फिर 12 का ऐसा गुणनखंड किए कि 4 तिहाई 12, घटाने पे 1 आ जाए और गुणा करने पे 12। अब हल कर लेते हैं। 2x², पूरी कहानी ख़त्म हो गई इसकी। -3x - 6 = 0। तो यहाँ से 2x कामन हो जाएगा, तो बचेगा x + 2, -3 कामन हो जाएगा, तो बचेगा x + 2 = 0। x + 2 दोनों जगह से कामन हो जाएगा, तो बचेगा 2x - 3 = 0। यदि x + 2 = 0 है, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यदि 2x - 3 = 0 है, तो ये हो जाएगा 2x = 3। तो यहाँ से ऊपर लिख देते हैं इसको, तो हो जाएगा 2x - 3 = 0, तो 2x इक्वल हो जाएगा 3, x इक्वल हो जाएगा 3/2। द्विघात समीकरणों को हल किया जा रहा है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, और अगर यहीं पे अभी त्रिघात समीकरण होता तो उसके 3 मूल होते, चतुर्थघात समीकरण होता तो 4 मूल होते, ठीक है ना। जितने घात का समीकरण होता है उतने ही ज़्यादा उसके मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरणों को हल किया जा रहा है, 2 मूल ज्ञात कर लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, इससे भी अलग है। हर क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, यही खास बात होती है NCERT के बुक की। अगर अभी कोई और किताब होती है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल फोकस करिए पढ़ाई पे, पूरा आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे ऐसे ही, लेकिन आप फोकस कर नहीं पा रहे हैं। अभी तक आपको केवल YouTube से लिंक भेजा जा रहा था और कॉपी जो है उसकी फ़ोटो खींच के भेजी जा रही थी, तभी आपको काफ़ी पढ़ने में समस्याएं आ रही थी। लेकिन अब आपके मन मुताबिक काम किया जा रहा है, उसके बाद भी जो है आप लापरवाही कर रहे हैं।